हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के पहला चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे अपन। तो जैसे लेकिन इस चैप्टर इसको देखने के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर के वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसकी जानकारी मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको देखोगे तो ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एक्स विलयन का प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहला इसी सफ़ेदी के लिए अपन ने पढ़ा था ना, जो पर अभी दीपावली आई रही है तो चूना जो बाहर मिलता है सफ़ेद रंग का मिलता है ना, उसको जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूने का घोल बन जाए, जिससे अपन पुताई करते हैं। तो वो उसका सूत्र पूछा, जो सफ़ेद चूना अपन को बाजार में खरीदा मिलता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है जल के साथ क्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता। तो बच्चों, ये क्रिया अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ऊष्मा छेपी क्रिया है जो अत्यधिक ऊष्मा निकालती है। ऊष्मा छेपी क्रिया मैंने पढ़ाई थी, जो ऊष्मा निकालती है, तो उसमें अपन ये उदाहरण दे सकते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना। फिर परख नली में एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो ये जल, जो अपना पानी पीते हैं जल, इसकी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। विद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो अपन जानते हैं पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। इसलिए एक परख नली में हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे में एकत्र की ऑक्सीजन से मात्रा से दुगनी है, 2H2O। तो हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, इसलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। फिर अगला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये मैंने भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझा। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है। Fe मतलब लोहा जब क्रिया करेगा तो आयरन सल्फेट, तो फेरस सल्फेट जो होता है हरा रंग होता है और कॉपर निकल जाता है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण था, ये किस क्रिया का उदाहरण था, जब विस्थापन क्रिया का उदाहरण था। जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन मतलब कॉपर को हटा देता है, इसको हटा देता है और लोहे का सल्फेट बनता है जो कि हरा रंग का होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो ये प्रश्न कई तरीके से आता है कि कॉपर के की जो लोहा जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है, हरा रंग का कौन सा पदार्थ होता है, नीले रंग का कौन सा पदार्थ होता है। तो आप इस तरीके से पूरा समझ के याद करिएगा। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन में मैंने समझाया था कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब Na से जो क्रिया होगी वो किसकी होगी, Cl की, और ये Ca की होगी, और CaCO3 किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का। ये पूछ सकते हैं पेपर में कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर जो टाइल्स के रूप में लगता है, संगमरमर। तो ये द्विविस्थापन मतलब दो जगह अब क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बन रहे हैं, इसलिए द्विविस्थापन। दो जगह यौगिक हट रहे हैं, एक NaCl क्रिया कर रहा है, एक Ca से CO3 क्रिया कर रहा है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों का कब पहचान करना। मैंने आपको बताया था जैसे Na+O, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, तो बड़ी मतलब उपचयन हुआ है ना, उपचयत। उपचयत मतलब ऊपर, इसको इससे ऐसे याद करना। वैसे अप माने ऊपर होता है, लेकिन कंफ्यूज हो गए आप। तो अप में क्या हास हो रहा है, तो आप तो एक शब्द याद कर लेना, उप। उप मतलब ऊपर, तो मतलब उप में मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और अप में ऑक्सीजन का हास होगा। ऐसे नेक्स्ट उदाहरण है CO वाला। तो CO में क्या है, ये CO में, CO के पास O है पर यहाँ नहीं है, तो CO का क्या हुआ बच्चों, अपचयत, है ना, ये लिखा है। और उसका H का क्या हुआ, H में वो बढ़ गया, बढ़ा ना वो, तो H का क्या हुआ, उपचयित होकर जल बना। तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन की जहाँ वृद्धि होती है वो होता है उपचयित, है ना, और जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो होता है अपचयित। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये PbO क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है। लेड ऑक्साइड ने कार्बन से क्रिया की
तो Pb बना और CO2 बना। तो ये सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो A और B मतलब सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सीसा। Pb का सूत्र है सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, और CO2 तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अपचयित का मैंने आपको बताया था, अपचयित मतलब ऑक्सीजन नष्ट। यहाँ Pb के पास क्या लगी है, O लगी है कि नहीं, और यहाँ O है ही नहीं है, तो Pb का क्या हुआ, अपचयन हुआ ना। इसी प्रकार अगला पढ़ते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al ने क्रिया करी तेवर। इसमें क्या कौन सी क्रिया हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि Fe जो है, Fe प्लस से क्या हो रहा है इसमें, Al ने किससे क्रिया कर ली, O से, तो Fe को हटा दिया तो Fe अलग हो गया है ना। तो जो Al अधिक क्रियाशील, एल्युमिनियम जो धातु है वो लोहे से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए उसने लोहे को निकाल के एल्युमिनियम ने अपना स्थापन कर दिया। इसे विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला, विस्थापन मतलब किसी को हटा देना। मैं ताकतवर व्यक्ति कोई आ गया तो अपन उसको हटा नहीं देते, मैं आ गया। इसी प्रकार जब कोई तत्व कोई अधिक क्रियाशील होता है तो यहाँ क्या, लोहे से एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं आपसे कि एल्युमिनियम ने लोहे को कैसे हटा दिया, तो अपन एक रीजन लिखेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम लोहे से ज़्यादा क्रियाशील धातु है, इसलिए उसने लोहे को हटा दिया, विस्थापन कर दिया। अब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लोहा चूर्ण मतलब Fe है ना, Fe पर अपन ने H2SO4 आप जानते होगे, तनु H2SO4 नहीं सॉरी, Fe लोहा चूर्ण है अपना Fe और प्लस HCl है ना। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बने। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्यों बनेगी हाइड्रोजन गैस, H2 ये अलग हो जाएगा है ना, और FeCl बन जाएगा है ना, FeCl, Fe का मतलब आयरन, तो आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है, रासायनिक अपक्रिया जिनमें दोनों पक्षों के प्रत्येक परमाणु बराबर संख्या में होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसलिए एक रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। मतलब कुल मिला के है, जितने क्रिया में भाग ले रहे होंगे वो परमाणु की संख्या, उतने ही उत्पाद में भी संख्या होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ये अपन को संतुलित करना है रासायनिक समीकरण। पहला था, ये तो आप कर ही लोगे, मैं N2 + 3H2, अब 2NH3 क्यों कर दिया, N के 2 अणु थे इसे 2N के कर दिए। अब H के यहाँ कितने थे, 6, तो यहाँ 6 हो गए। 2H2S 3O2, तो 2SO2 2H2, मतलब जब भी कोई संख्या अपन को बैलेंस में करनी है तो आगे संख्या बढ़ेगी, नीचे नहीं बढ़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखना। ऐसे BaCl2 Al2SO4 2AlCl3। अब देखो BA के आगे 3 लगे, 3 इसमें लगे, क्यों लगाना पड़े, SO4 कितने अणु थे, 3 थे ना, तो इसको 3 करने के लिए यहाँ करना पड़ा, तो जब यहाँ करना पड़ा तो फिर अपन को BA को भी 3 करना पड़ा, बेरियम, BA मतलब बेरियम। तो अगला है 2K 2H2, अब 2K हैं तो यहाँ 2K करना पड़े, तो 2 हैं तो 4 H हैं तो 2 H यहाँ हो गए, 2 H यहाँ हो गए, तो बैलेंस में है ना। ये देखो यहाँ 2K हैं, यहाँ 2K हैं तो यहाँ 2K होगा, यहाँ 4 H हैं तो यहाँ भी 4, मतलब इधर तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ, जितने परमाणु इस तरफ उतने ही परमाणु इस तरफ होना चाहिए, रासायनिक समीकरण अपना संतुलित होता है। अब अगला देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब इसमें अपन को संतुलित करना है, जैसे HNO3 + CaOH CaNO3 2 + H2 में एक समझाऊंगी आपको, बाकी आप देख लेना। जैसे अपन इसी को समझते हैं, पहला वाला HNO3 CaOH का उल्टवाइज CaNO3H2। अब आप देखो यहाँ H के कितने अणु हैं, 1, यहाँ H के कितने हैं, 2, ठीक है ना। अब यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, ठीक है। अब एक एक करके करो, यहाँ N का 1 है, यहाँ N का 1 है, चलेगा।
यहाँ ओ के 3 है और 2 जे हैं ओ के 2, तो कितने हो गए 4 और 5 हो गए। तो यहाँ ओ के कितने हैं 3 और यहाँ 2 5 और यहाँ 6 हो गए। अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन हाइड्रोजन को ही देखेंगे। तो हाइड्रोजन 2HNO3 कर देंगे, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी अपन को 2 करना पड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ये 2 यहाँ बढ़ाए तो ये भी कितने 2 और 2 ये 4 हो गए, 4 यहाँ 4 यहाँ। इसी प्रकार अब एन पे, यहाँ एन 1 है, अपन ने यहाँ 2 का तो 2N हो गए, तो यहाँ भी 2N होना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ भी 2N है ही अपने, है ना। और फिर CA यहाँ 1 है तो यहाँ भी CA अपना 1 ही है। OH का उल्ट वाइज यहाँ है, OH का उल्ट वाइज, लेकिन यहाँ क्या ओ कितने थे 2 थे, तो यहाँ भी अपने O के पूरे अणु गिनो। O के अणु कितने हो गए 3 और 2 5, 2 J है 3 J नीचे, 3 और 2 5 और 2 J 7। अब यहाँ 7 होना चाहिए, तो 3 और 2 5, 3 J लिखे और 2 कोष्टक के बाहर है। देखो आपको दोबारा समझाएं, O के जे 3 हो गए, 2 J और 2 J कितने हो गए टोटल 7। अब यहाँ भी 7 O के अणु होने चाहिए, कितने O के, तो 3 ये लिखा है ना 3, ये 3 और 2 तो अपन गुणा, 3 और 2 कितने हो गए, ये 5 हुए और 5 और 2 J हो गए, तो कितने हो गए ये 7 हो गए। 3 और 2 6, सॉरी 6 8, गड़बड़ हो गया। अब आपको एक बार और दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे H यहाँ कितने 2 और 2H के यहाँ 4, तो अपन ने क्या करा, ये 4H हो गए, 2H2, 2 दूनी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसी प्रकार N यहाँ 1 है यहाँ N कहीं नहीं दिख रहा। इसी प्रकार यहाँ भी NO3, तो यहाँ भी N कितना है 1 है, ठीक है। फिर O के कितने अणु है 3 और 2 J 6 और 2 यहाँ है 6 2 8। इसी प्रकार यहाँ कितने हैं O के अणु 8, कितने हैं 8, तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो 3 और 2 6 और 2 8 हो गए। यहाँ CA 1 है तो यहाँ भी CA 1 है ना। अब क्या बचा अपना हाइड्रोजन हो गया, O देख लो, O यहाँ 2 है, O का तो अपन ने कर ही दिया, बस हो गया पूरा बैलेंस। तो इसी प्रकार 2HNO3 प्लस CaOH का उल्ट वाइज CnO3 2H2, मतलब कुल मिला के जे जितने यहाँ भाग लेंगे, जितने यहाँ भाग ले रहे होंगे उतने ही यहाँ भाग लेना चाहिए। C के यहाँ 6 भाग लिए तो यहाँ भी C के 6 होना चाहिए। यहाँ O के 8 ने भाग लिया तो यहाँ भी O के 8 होना चाहिए। तो आप ये बाकी आप कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी CaOH उल्ट वाइज एक यू मैंने आपको समझा, जलीय विलयन CO2 से क्रिया CaCO3 बना और जल बना। अगला है Zn AgNO3, क्या बना ZnNO3 का उल्ट वाइज Ag। फिर 2Al ने किससे क्रिया करी 3CuCl2 से, तो AlCl3 2 और 2Cu। फिर BaCl2 K2SO4 इक्वल टू BaSO4 2KCl। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताना। अब इसमें रासायनिक समीकरण दिया है पर अपन को बताना कौन सी क्रिया हो रही। तो अब आप इसमें देखना 2KBr BaI2 2Ki BaR2, इसमें 2 बार हो रहा है। के ने क्रिया की किससे I से, और Ba ने किससे की Br से। तो पोटेशियम आयोडाइड बना बेरियम ब्रोमाइड, तो 2 बार आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो कौन सी क्रिया हुई 2 बार विस्थापन और 2 विस्थापन क्रिया, है ना। वियोजन में अपन ने पढ़ा था कि एक पदार्थ कई टुकड़ों में टूटता है, तो ZnCO3 2 में भाग में, ZnO में और CO2 में, तो कौन सी क्रिया होगी वियोजन। संयोजन में अपन ने पढ़ा था, संयोजन में भाग तो कई तत्व लेते हैं, कई परमाणु लेते हैं, पर बनता एक ही है। जोड़ का उदाहरण, जोड़ में अपन कितने भी जोड़ लें, 4 संख्या का जोड़ करें चाहे 5 संख्या का जोड़ करें, पर प्रोडक्ट जो आंसर तो एक ही आता है ना। संयोजन क्रिया वो ही है, तो प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा। जैसे H2 + Cl2 तो बना HCl। ये विस्थापन, इसमें विस्थापन में एक बार विस्थापन होगा, तो Mg ने किससे क्रिया करी Cl से, तो MgCl2 बना और H2। अब आप ये सोच रहे होगे यहाँ MgCl2 क्यों आया, तो क्यों आया बेटा, क्यों Mg की जो Mg की जो बैलेंसी होती है ना, संयोजकता वो 2 होती है ना, और Cl की 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा 9th में, जब Mg की 2 Cl की 1, तो ये Cl अपना 1 देगा, ये 2 देगा, तो इस प्रकार MgCl2 बनेगा। ये आप
पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये मैंने आपको बताया था। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर जे वाला तो है ही प्राकृतिक गैस का दहन, और एक वो चूना वाला, वो भी इसी उदाहरण में आता है। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी क्या होती, किसी तत्व को तोड़ने में जितनी ऊष्मा की अपन को आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी कहलाती है। जिन अभिकार क्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी कहलाती है। इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है ना, तब ये क्रिया हो रही है, इसलिए ये ऊष्माशोषी क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। श्वसन की मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाई थी। श्वसन में अपन कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ने क्रिया की, अपन ने ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन अपन ने ली, अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो टूटा ग्लूकोज में टूटा। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया हुई में, तो फिर क्या हो, अपन CO2 बाहर निकालते हैं और जल बनता और हमको एनर्जी मिलती है। इसे तो ग्लूकोज पीने से कहते नहीं है डॉक्टर, ग्लूकोज पियो तो आपको एनर्जी आएगी, तो यही क्रिया होती है। ग्लूकोज अपन ने, ऑक्सीजन अपन लेते ही हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, CO2 अपन गैस बाहर निकालेंगे, हमको जल मिलेगा और हमको एनर्जी मिलेगी। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसे भी कई प्रश्न आता है कि ग्लूकोज हमें ऊर्जा कैसे देता है ना, या श्वसन की क्रिया को समझाइए, तो ये कैसे भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत कही जाती है। जी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वियोजन में क्या होता है, टूटना होता है, और संयोजन में क्या होता है, जुड़ना होता है। तो वियोजन अपक्रिया हुआ है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में क्या होता है, इसके बिल्कुल विपरीत होता है, दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद। इसमें एक पदार्थ होता है वियोजन में, वो दो भागों में टूटता है। इसमें दो पदार्थ भाग लेते हैं, बनता एक पदार्थ है। उदाहरण आप कोई सा भी दे दो जो आपको याद हो जाए। संयोजन में, वियोजन में पानी का दे दो, पानी का बनना बता दो, ये CO2 का बनना है ना। अपन कोई सा भी उदाहरण दे सकते, जरूरी नहीं अपन को यही याद करना है। वियोजन में भी टूटना किसी का ही बता दो, इसमें AgCl का बताया, अपन NaCl का बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बस समझना आना चाहिए कि है क्या। अपन को ये जरूरी नहीं कि अपन यही क्रियाएं याद करें, अपन ने अभी जितनी भी पढ़ी हैं अपन कोई सी भी दे सकते हैं जो अपन को याद है ना। फिर अगला है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आ गई ना ऊष्मा शोषी। अब देखो इसमें थोड़ा घुमा दिया, अब आपने सोचो कि हमने ऊष्मा शोषी वाली क्रिया याद की थी, अब इसमें कैसे दें, तो अपन इसमें भी वो दे सकते हैं AgCl वाली, है ना। तो इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, CaCO3 में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और H2O वाली जो पानी का जो विद्युत अवघटन होता है उसमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इन तीनों में ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की हमें आवश्यकता होती जब ये क्रियाएं होती। CaCO3 मैंने बताया था, ये संगमरमर का सूत्र है। जैसे ही इसकी अपन जब पुताई करते हैं तो चमक 2 दिन बाद आती है, तब यही क्रिया होती है। क्या होती है, CaCO3 फिर क्या होता है, दो भागों में टूटता है, बुझा हुआ चूने में, और CO2 गैस बाहर निकल। जब पुताई कई साल बाद देखते हैं, चूने की जो पुताई होती है वो फीकी पड़ जाती है। जब पुताई होती तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत लग जाती है। जब 1-2 साल होते हैं तो तब अपन देखते हैं अपने कमरे में जो दीवार में जो पुताई है वो गिरने लगती, तो उसके गिरने का कारण यही है, चूना अलग होता है, CO2 गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। तो ये वियोजन क्रिया होती है। तो प्रकाश द्वारा वियोजन और वियोजन, और उसको अपन वियोजन में भी लिख सकते हैं। तो अपन क्रियाएं सबकी एक एक याद करें, प्रश्न कैसा भी आ जाए अपन उसमें लिख सकते हैं ना। अब देखो विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन में एक घटता है, द्विविस्थापन में 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है। अब कोई सी भी क्रिया इसमें जो Zn ने 2Ag से क्रिया की, तो ZnNO3 मतलब एक बार विस्थापन हो रहा है ना, Zn ने NO3 से, और Ag अलग हो गया, तो एक बार आदान प्रदान हुआ, तो ये कौन सी क्रिया हुई, विस्थापन, है ना। और Zn अधिक क्रियाशील है, Zn किससे अधिक क्रियाशील है, चांदी से, इसलिए चांदी को इसने हटा दिया। फिर अगला है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में 2 बार होता है, अपन ने पढ़ा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो बार आयनों का आदान, 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे Ka ने क्रिया की I से और Ba ने की Br से, तो 2 बार विस्थापन हुआ ना, तो एक बार J बना एक बार J बना, तो द्विविस्थापन क्रिया। ये उदाहरण आपको जरूर याद करना पड़ेंगे, कैसे भी उदाहरण आ सकते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन के लिए अभिक्रिया बताओ। तो ये कॉपर है,
ये AgNO3 है, तो क्या बना कॉपर नाइट्रेट और Ag। सिल्वर के शोधन में, मतलब सिल्वर का शोधन मतलब अपन को चांदी निकालनी है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन करना है। तो ये एक तरह से कौन सी क्रिया का उदाहरण है, वही विस्थापन क्रिया का उदाहरण है, जिसने क्या किया, Ag को हटा दिया। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था ये वाली यही क्रिया। तो विस्थापन क्रिया का उदाहरण दिया ना, विस्थापन क्रिया का। तो अपन लिख देंगे कॉपर +2 AgNO3, कॉपर ने क्रिया की तो CuNO3 का होल्टवाइज, NO3 है और +2 Ag। अब NO3 का होल्टवाइज क्यों किया, क्योंकि NO3 के यहाँ कितने अणु हैं, 2 थे, इसलिए NO3 के अपन ने यहाँ 2 अणु किए। ठीक है, नेक्स्ट है अपक्षेपण में बताया था, ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता उसे अपन क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवले अपक्षेप का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम सल्फेट का हमें सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है। तो बच्चों कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, सफ़ेद अपक्षेप किसका प्राप्त होता है, तो बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है। BaCl2 ने क्रिया की K2SO4 से, तो बेरियम सल्फेट का हमें सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हुआ। और ये है पोटेशियम क्लोराइड, के को अपन पोटेशियम से और क्लोरीन को क्लोराइड से। नेक्स्ट है वही अपचयन उपचयन वाला आ गया बच्चों। ये उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, C से O से, तो यहाँ C अकेला था, यहाँ O जुड़ गया, तो यहाँ उपचयन हुआ। यहाँ Cu अकेला था, यहाँ Cu में O जुड़ा, मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्लस हो तो कौन सी क्रिया है, उपचयन। और जहाँ ऑक्सीजन माइनस हो, मतलब ऑक्सीजन हट रहा हो, CO2 से यहाँ ऑक्सीजन हट गया, यहाँ 2 अणु थे, यहाँ 1 है, यहाँ H2O में था नहीं। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक ही क्रिया में 2 क्रियाएं साथ में होती हैं ना, इसमें दोनों क्रियाएं साथ में हो रही। देखो आप, जैसे इसमें कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इसमें प्लस हो रहा है। तो CO में क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 7 ये भी आता, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता। तो वो भूरे रंग का जो उस तत्व जो काले रंग का, उसका यौगिक का नाम बताना। तो मान लो कोई तत्व कॉपर है, उस काले रंग के यौगिक का नाम है CO। तो कॉपर भूरे रंग का चमकदार पदार्थ होता है। जो भूरे रंग का पूछ सकते हैं, भूरे रंग का चमकदार पदार्थ कौन है, तो वो है कॉपर, है ना। अपना देखा हो कॉपर के जो बर्तन होते हैं भूरे रंग के ही तो होते हैं, और जैसे ही जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो काले रंग के तत्व में बदल जाते। देखा होगा तांबे के जो बर्तन है काले पड़ जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर अपन उससे साफ करते हैं पीताम्बरी से। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को पर हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें जंग ना लगे। संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुओं में क्षय होता है, इस क्षय से बचने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, जिससे लोहे का वायु से संपर्क नहीं हो पाता और काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं। आ गया होगा आपको ये समझ में। अगला, तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंदी हो जाती है, मतलब खराब हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती, इसलिए तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसका उदाहरण आप याद रखना, उदाहरण से आपको अच्छी तरीके से याद हो, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट, जिनके अंदर क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है, जिससे वो काफ़ी समय तक अच्छे बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कुरकुरे चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो खराब होने से बचाने के लिए। और दूसरा ये भी है, आपने देखा होगा जैसे बिस्कुट निकाल लेते हैं, नमकीन निकाल लेते हैं, सो वो नमी खा जाते, तो आपने देखा होगा मम्मी पापा कहते हैं इनको वो उसमें बायरोदी डिब्बे में रख दो, टाइट डिब्बे में रख दो, जिससे नमी ना पड़े। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए अपन या बायरोदी बर्तनों में रखते हैं, या फिर जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण मैंने बता ही दिया है, संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता के संपर्क में आती तो उससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ती है वो क्या है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती, किसके कारण होती, कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अपन विज्ञान ना समझ के करें तो बहुत अच्छा रहेगा याद। विकृत गंधता क्या होती, विकृत गंधता वही क्वेश्चन जो ऊपर समझा है वही फिर आ गया। तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी मतलब
बदबू, खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत घनता कहते हैं। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत घनता को रोकने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।